हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में देखा था, है ना, और कैसे हम लोग, है ना। तो लास्ट क्लास में अगर एक बार मैं रिवाइज करा दूं पीछे वाले का कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक देखा है कि कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना। और रिलेशन में भी पर्टिकुलरली हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था, है ना। तो उस वाले पार्ट में हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन चीजें जाननी पड़ेगी: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। तो ये तीनों चीजें हम कैसे चेक करते हैं वो हमने एग्जाम्पल लेके और काफी डिटेल में इस चीज को हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी भी एलिमेंट का क्लास निकलता है और इक्विवेलेंस क्लास का किस तरीके से नोट करते हैं, इस तरीके से, है ना। तो जो रिलेशन में उसमें पहले एलिमेंट को आप फिक्स कर दो और उस एलिमेंट से रिलेटेड जो जो एलिमेंट है उसका अगर एक सेट बनाओगे तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमने फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से आप 1 और मेनी वन चेक कर सकते हो, है ना। और इसी के साथ हमने देखा था कि ऑन टू और इन टू भी कैसे चेक करते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको चेक करना आना चाहिए। यहां पे हमने ग्राफ का यूज नहीं किया, यहां हमने थ्योरेटिकल मेथड यूज किया था कि किसी भी फंक्शन को हम इस मेथड से 1 ऑन टू या मेनी वन इन टू वगैरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमारा कवर हो गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। यहां तक आपको एक्सरसाइज जो था 1.2 आपको कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, है ना। तो 1.2 में आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं अप टू 10 तक शायद बोला गया था, है ना। तो सारे क्वेश्चन में बस यही है कि कैसे आप उसको 1 मेनी वन और ऑन टू इन टू चेक कर सकते हो, है ना। और इसी में हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू एक साथ हो जाता है ना। अगर कोई फंक्शन 1 एंड ऑन टू एक साथ होता है तो उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। और 1 का नाम क्या होता है, इंजेक्टिव भी होता है, और ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव भी होता है ना। तो ये दो स्पेशल केस नेम है, बस उस नेम को ध्यान में रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बस उसी पे बेस्ड बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोजिट फंक्शन में। तो कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करो कि हमारे पास एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास ABCD करके हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड हमने एक क्या किया, एक रोल नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप देख पाओगे कि हर एक ये एक एक्चुअली में क्या बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है। कैसे कि हर एक एलिमेंट, हर एक स्टूडेंट का एक कोई ना कोई रोल नंबर होगा, ठीक है। हम एक और सेट बना रहे हैं जिस सेट में हम क्या करेंगे कि हर एक रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक कोड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का। तो यहां पे एक और एलिमेंट हमने, एक और सेट हमने लिया, है ना, जहां पे कोड है हमारे पास C1 C2 C3 इस टाइप से हर एक है ना। तो यहां पे भी आप देख पाओगे क्योंकि हमने इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया है
कि हर एक रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या है, कोड असाइन किया हुआ है ना। तो अगर ये हमारे पास एलिमेंट ए है, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, ठीक है। तो अगर आपको ए से बी के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप क्या रिलेशन लिखोगे, एफ। एफ एक रिलेशन होगा जो ए से बी को डिफाइन करेगा, ठीक है। जी एक दूसरा रिलेशन है जो बी से सी को डिफाइन कर रहा है ना, जो बी से सी को डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ए से सी के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, मुझे डायरेक्टली ए से सी के बीच में ये रिलेशन चाहिए, यहां से इस डायरेक्शन में एक रिलेशन हमें चाहिए जो डायरेक्टली ए से सी को डिनोट करे, है ना। तो हमें ये वाला रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपोजिट फंक्शन यूज करते हैं। आप इसके लिए एक अलग सा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, है ना, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो फंक्शन है तो हमें यह सोचना है कि क्या हम इसी दो फंक्शन को यूज करके ए से सी में रिलेशन निकाल सकते हैं या नहीं, है ना। तो उसी का क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। दो फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी दो फंक्शन को हम यूज करके एक अलग टाइप का फंक्शन निकाल रहे हैं जो दोनों सेट के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में क्या करेंगे, तो यहां पे देखो क्या करना होगा हमें कि अगर हमें ए से सी के बीच में रिलेशन निकालना है तो हमें इस सेट का एक एलिमेंट चूज करना होगा, है कि नहीं, और इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन दिखाना है। तो ये रिलेशन हमारा किस टाइप का होगा, ए टू सी में होगा, है कि नहीं। और इसी वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th में भी कंपोजिट फंक्शन मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट होता है, ये उसका डेफिनेशन हो गया एफ ऑफ जी का, ठीक है। तो इसको हम एक बार प्रॉपर्ली डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, लेट f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c, ठीक है। then the composition of f and g is denoted by g of f, ठीक है। ये हमारा क्या फंक्शन है, g of f, है ना। तो ये f ऑफ g लिख लो या इसको g ऑफ f कर दो यहां पे, ठीक है। इसको सही कर लो, बताता हूं मैं इसको कैसे लिखना है अभी, ठीक है। डिनोटेड बाय g ऑफ fx, है ना। और ये g ऑफ f हमारा कहां से डिफाइन होगा, g ऑफ f डिफाइन फ्रॉम a टू c, कहां डिफाइन होगा, a टू c। और इसको हम कैसे लिखते हैं, गिवन बाय, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देख लो। तो ये जो f और g ऑफ f लिखा हुआ है, देखो g ऑफ f ऑफ x, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि g फंक्शन में हमें क्या करना है, fx पुट करना है ना। g फंक्शन में क्या करना है, fx पुट करना है। और ये x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू सेट a। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझने का ट्राई करते हैं कि हमने इस वाले जो ऊपर हमने फिगर ड्रॉ किया था, उस फिगर में देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक फंक्शन था, है ना। तो यही वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, g ऑफ f फंक्शन है, ठीक है। तो देखो हमें a से c में रिलेशन चाहिए, तो हमें किसी भी एक फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन h बनाना पड़ेगा जिसमें हम
क्या करेंगे, x की जगह पे सेट a का एलिमेंट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो ये किसको बिलोंग करेगा, सी सेट के एलिमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a और b में रिलेशन पता है, f और g और c में रिलेशन पता है, b और c में रिलेशन पता है g का। ठीक है, तो हमें यहां से यहां तक जाने का रास्ता हमें पता है, कौन सा फंक्शन है, g वाला फंक्शन है ना। बस हमें इसको इसके साथ रिलेट करना है। तो हमें एक्चुअली में इस वाले फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हम यहां से यहां पहुंच पाएंगे। ये जी रिलेशन कहां से एलिमेंट चूज करेगा, इससे एलिमेंट चूज करेगा, है कि नहीं। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा जी वाला फंक्शन है, जी में जो यहां पे एक्स था हमारे पास, है ना, तो ये जो एक्स है वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि ये जो एक्स हो वो किससे ले, ए से ले। तो इस g के जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक दूसरा फंक्शन fx पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है कि यहां पे जब हम x पुट करेंगे तो ये x पहले किस में जाएगा, f वाले में जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला किस में जाएगा, पहले f में जाएगा, है ना। और f में जब आप x पुट करोगे तो आपको यहां से एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। और जो fx है ना, ये जो fx है y इक्वल टू fx है, तो जब आप इसमें x पुट करोगे, x का एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा, है ना। और जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो हमें y मिलेगा, और ये y किसको बिलोंग करेगा, सेट B से बिलोंग करेगा, है ना। और ये देखो ये कंप्लीट वाला जो अंदर वाला फंक्शन है, ये एलिमेंट कहां पे पहुंच चुका है, B सेट में पहुंच चुका है ना। और B सेट की कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो हमें डायरेक्टली कहां का एलिमेंट दे देगा, C का एलिमेंट दे देगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। 11th में भी हमने इस टाइप का फंक्शन आपको डायरेक्टली वहां पे बताया था। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करते हो, है ना। जनरली क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमें दिया होता है, जैसे अगर मान लो कि हमें एक fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस x के जगह पे हम जनरली पुट क्या करते हैं, इस x के जगह पे हम कोई वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई हमें f(2) की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो हम आंसर 4 बता सकते हैं, f(1) निकालने के लिए बोले तो हम यहाँ पे 1 बता सकते हैं, है ना। तो जनरली हम x पुट करते हैं, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे x की जगह पे एक दूसरा फंक्शन gx पुट कर दिया, है ना, x की जगह पे gx पुट कर दिया, तो इसी वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या पुट करना पड़ेगा, gx पुट करना पड़ेगा, है ना। तो f(gx) की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, gx स्क्वायर, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है, gx कोई भी एक फंक्शन होगा, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन है कि कैसे ये कंपोजिशन काम करता है। ठीक है, इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। अगर मान लो कि हमारे पास दो टाइप का फंक्शन होगा, फिर उसी टाइप से या तो रिलेशन के फॉर्मेट में दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट में, और या नहीं तो डायरेक्टली वो किस फॉर्मेट में दिया होगा, है ना, डायरेक्टली वो इन जनरल एक्स के टर्म में दिया होगा। ठीक है, तो मैं एक पहले फंक्शन आपको डिफाइन करके बता देता हूं। ठीक है, देखो मान लो हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, f एक हमारे पास फंक्शन है जो डिफाइन है हमारा, डिफाइन है 2 3 4 5। ठीक है, इस सेट से एक दूसरा सेट है हमारे पास जिसमें हमारे पास फंक्शन है 3 4 5 9। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा डिफाइन किस तरीके से है, फंक्शन का जो एलिमेंट है वो रिलेटेड है हमारा इस तरीके से कि जैसे इसने बोल रखा है कि f(2) की वैल्यू कितनी होगी, f(2) की वैल्यू 3 होगी, f(3) की वैल्यू कितनी होगी, f(3) की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, f(4) की वैल्यू कितनी, इसने 5 बता दिया। ठीक है, और f(5) की वैल्यू, और f(4) इक्वल टू f(5) इक्वल टू 5। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये चीज स्टेटमेंट जो ये आपको गिवन है, इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्मेट रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, तो इसी चीज को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो।
है ना। इसका रिलेशन किसके साथ है, 3,4 के साथ। इस 4 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, है ना। और इस 5 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, है ना। तो किसी फंक्शन में ये चीज बताना और ये चीज बताना दोनों क्या है, सेम ही चीज है ना। पहला एलिमेंट किसको डिनोट करता है, x को, और दूसरा एलिमेंट किसको डिनोट करता है, y को, है ना। तो या तो वो इस तरीके से डिफाइन करके देगा या इस तरीके से डिफाइन करके देगा, है ना। इस तरीके से भी डिफाइन करके देगा तो f(2) की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 3, क्योंकि फंक्शन हमारा f है ना। f(3) की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 4। f(4) की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5। f(5) की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, सेट ए और सेट बी के बीच में, है ना। सेट ए यहां पे क्या है हमारा, सेट ए हमारा ये है और सेट बी हमारा ये है, ठीक है। अब मैं यहां पे एक और दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया, जो फंक्शन हमारा डिफाइन है 3, 4, 5, 9 से लेके दूसरा एक सेट है हमारे पास 7, 11, 15, ठीक है। और यहां पे जो हमें g डिफाइन किया हुआ है वो देखो, g हमें इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि g(3) इक्वल टू कितना है, g(3) हमें गिवन है, g(4) हमें गिवन है, g(5) गिवन है और g(9) गिवन है, ठीक है। g(3) की वैल्यू हमें गिवन है 7, g(4) की वैल्यू गिवन है 7, g(5) की वैल्यू गिवन है 11 और g(5) की वैल्यू गिवन है 11। क्लियर है। इसी चीज को अगर आप फिर से रोस्टर फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करोगे तो g कैसे डिफाइन होगा, 3 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ। इसको हम क्या लिख पाएंगे, 3,7, और सेकंड वाला क्या होगा, 4,7, 5,11 और 9,11, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेशन हमारा डिफाइन है ना। तो ये भी एक फंक्शन है, उसने बोल दिया कि ये फंक्शन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों कौन सा फंक्शन है, ये दोनों मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि देखो 4 के लिए आपको 5 मिल रहा है और 5 के लिए भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 के लिए 11 मिल रहा है और 9 के लिए भी 11 मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये 1 है या मेनी वन है या क्या है ना। तो उस वाले पार्ट पे हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हमें, तो ये तो उसने डिफाइन कर दिया फंक्शन, ठीक है। अब ये एक्चुअली में हमें क्वेश्चन क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि फाइंड g ऑफ f, है ना। हमें क्वेश्चन है कि फाइंड g ऑफ f। तो देखो g ऑफ f कैसे डिफाइन करेंगे। तो g ऑफ, पहली चीज तो आप ये सोचो कि g ऑफ f फंक्शन जो है वो किससे किसके बीच में, g ऑफ f फंक्शन जो है वो किससे किसके बीच में डिफाइन होगा। तो देखो यहां पे हम कर क्या रहे हैं, यहां पे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे जो फंक्शन हमें ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, g ऑफ f हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो पहली चीज कि हमें हमारा जो f है, अगर मैं इस सेट को a मान लेता हूं, ठीक है। इस सेट को देखो मैं a एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इस सेट को मैं b एज्यूम कर रहा हूं, तो ये सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये दूसरा सेट है जिसको मैंने c एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जो हमारा f डिफाइन है वो हमारा f कहां से कहां डिफाइन है, a से b के बीच में डिफाइन है, और g जो है हमारा वो b से c के बीच में डिफाइन है, ठीक है। अब देखो अगर हम g ऑफ f निकाल रहे हैं, ठीक है, तो g ऑफ f निकालने का मतलब क्या है कि हमें g ऑफ fx निकालना है ना। और g ऑफ fx क्या होता है, g वाले फंक्शन में हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो इनिशियली आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, आप इस चीज का ध्यान दो कि अगर आपको इनिशियली पुट करना है तो आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और x की वैल्यू आप कहां पे पुट कर रहे हो, x की वैल्यू आप fx में पहले पुट करोगे, है कि नहीं। यहां पे देखो ये fx किस में है,
ये x जो है वो कहां पे पुट करना पड़ेगा, fx में पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। इस वाले में g की, तो यहां पे जब आप x की वैल्यू fx में पुट करोगे तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करने लगेगा, a को बिलोंग करेगा, है ना। और fx की वैल्यू कैलकुलेट होके आपको कहां पे मिलेगी, b में मिलेगी, और यही b है, और b की वैल्यू जब g में पुट करोगे तो आपको कहां पे मिलेगा, c में मिलेगा। दिख रहा है आपको, है ना। तो थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये फंक्शन हमारा किससे किसके बीच में डिफाइन है, g टू a टू c के बीच में डिफाइन है ना। दिख रहा है, क्योंकि यहां पे जो हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है वो x की वैल्यू आप कहां पे पुट करोगे, जैसे आप g में कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो ये जो 5 है, ये 5 कहां का एलिमेंट होगा, ये 5 जो है वो आपका इस सेट b का एलिमेंट होगा, नहीं है, ये 5 कहां का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट होगा। अगर आप f में कोई वैल्यू पुट करते हो तो वो कहां का एलिमेंट होता है, a का एलिमेंट होता है, और हमें वैल्यू कहां पे मिलती है, b में मिलती है ना। सेम वही लॉजिक यहां पे भी है कि जब आप इसमें x पुट करोगे तो पहला x कहां पे जा रहा है, fx में जा रहा है। इसका मतलब जो x हम पुट कर रहे हैं वो कहां पे पुट कर रहे हैं, f वाले में पुट कर रहे हैं, यानी जो हमारा x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है ना। और ये fx हमें कहां पे एलिमेंट देगा, b में एलिमेंट देगा, है ना। और b की वैल्यू जब आप g में पुट करोगे तो आपको कहां पे मिलता है, c में मिलता है, यानी ये फंक्शन जो हमारा कहां से डिफाइन है, a टू c में डिफाइन है, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली में g ऑफ f कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब भी आपको g ऑफ f कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, g ऑफ x, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखेंगे, ये क्या है, g ऑफ fx, है ना। अब हमें एक्चुअली में करना क्या है कि आपको ये दिख रहा है कि आपको कौन सा एलिमेंट पहले पुट करना पड़ेगा, x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू a होगा, है कि नहीं, x बिलोंग टू किसको होगा, a होगा। यानी आपको पहले x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, किस सेट से, a सेट से, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं पता है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये देखो f ऑफ g ऑफ, मान लो x की वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू तो हमें a से चूज करना है, ठीक है। तो सेट a देखो हमारे पास क्या है, सेट a हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 5, है ना। तो मैं यहां पे तीनों वैल्यू लिख रहा हूं, चारों वैल्यू लिख रहा हूं, 2 g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, एंड g ऑफ f ऑफ 5, क्लियर है। अब देखो g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि हमें g, इसको अगर इस तरीके से लिखोगे तो x की जगह पर 2 पुट किया, तो यहां पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि g ऑफ f ऑफ 2 का मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 5, ठीक है। तो देखो मैंने यहां तक लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि कोई आपसे ये पूछता है कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहां पे f ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहां पे दिया हुआ है, f ऑफ 2 इक्वल टू कितना है, 3 है ना। तो इस f ऑफ 2 के जगह पे मैं 3 पुट कर सकता हूं कि नहीं, तो f ऑफ 2 के जगह पे 3 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, g ऑफ 3, है ना। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 3 की वैल्यू देखो आप कितनी है, f ऑफ 3 की वैल्यू 4 है ना। तो f ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, तो अगर यहां पे आप पुट करोगे f ऑफ 3 की वैल्यू तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 4, ठीक है। और देखो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 4 की वैल्यू 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 5, और f ऑफ 5 की वैल्यू भी 5 ही है, तो ये g ऑफ 5 बन गया, है ना। और अब देखो g ऑफ 3, g ऑफ 4, g ऑफ 5 की वैल्यू हमें पता है ना। कहां से, सेकेंड वाले फंक्शन से, इस वाले फंक्शन से। देखो यहां पे सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, g ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, g ऑफ 4 की वैल्यू भी 7 है, g ऑफ 5 की वैल्यू 11 है, और g ऑफ 5 की वैल्यू भी 11 है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि g ऑफ f का आपको एक रिलेशन बताना है, तो एक तो लिखने का तरीका ये हो गया, ठीक ना। इसी चीज को आप रोस्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो g ऑफ f को हम क्या लिखेंगे, देखो g ऑफ f को आप क्या लिखोगे, तो यहां पे आपने x की वैल्यू पहले क्या पुट की थी, 2, तो देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 7 के साथ है, दिख रहा है, इसको मैं रेड से कर देता हूं। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2, 7, ठीक है।
दूसरा एलिमेंट 3 का रिलेशन किसके साथ है? 7 के साथ, तो कॉमा 3 कॉमा 7, ठीक है। 4 का रिलेशन 11 के साथ, तो 4 कॉमा 11, ठीक है। और 5 का रिलेशन, देखो सबका रिलेशन यहाँ पे हमें फाइनल जो वैल्यू निकल के आई है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 5 का रिलेशन किसके साथ है? 11 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? g ऑफ f फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। क्लियर है? g ऑफ f फंक्शन हमने डिफाइन करके आपको बता दिया कि g ऑफ f फंक्शन कैसा होने वाला है कि नहीं। एक चीज हमें यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो मुझसे ये बोला होता कि f ऑफ g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो f ऑफ g आप यहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि उसका कोई रिलेशन हमारे पास इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम लोग आगे करेंगे, है ना। तो ये आपने सेट के फॉर्मेट में कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया, है ना। अगर आपके पास रोस्टर फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है एलिमेंट, तो हम उसका कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं, और कैसे निकालना आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पास अगर फंक्शंस गिवन है तो आप ये मेथड अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। एक और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं से मान लो कि हमारे पास fx फंक्शन है जो कि sin x है, ठीक है, और g ऑफ x फंक्शन है जो कि cos x है, ठीक है। और अगर कोई हमसे ये बोलता है कि फाइंड f ऑफ gx, ठीक है, क्या बोलता है? f ऑफ gx एंड g ऑफ fx, ठीक है। मुझे ये निकालने के लिए उसने बोला है कि ये वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। तो देखो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्मेट में नहीं है, है ना। ये क्या है? आपका सिंपल एक फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली f ऑफ g का मतलब क्या होता है? f ऑफ g का मतलब अगर आपको याद हो तो f ऑफ gx को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो, ये होता है f ऑफ gx, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? f ऑफ gx, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा fx है उसमें x की जगह पे हमने क्या पुट किया है? gx पुट किया है ना। तो gx के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? cos x, तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ cos x। क्लियर है? और देखो f फंक्शन हमारा डिफाइन है, इसमें जहां पे x है उसके जगह पे हमें क्या पुट करना है? cos x पुट करना है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? साइन ऑफ cos x के इक्वल। क्लियर है? वैसे ही अगर आपको g ऑफ f निकालने के लिए बोलता है तो g ऑफ fx को हम क्या लिखेंगे? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। और fx हमारा क्या है? fx हमारा क्या है? fx हमारा यहां पे sin x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? g ऑफ sin x। और g वाले फंक्शन में जहां पे x है उसके जगह पे हमें क्या पुट करना है? sin x पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ sin x। दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया, है ना। तो f ऑफ gx और g ऑफ fx क्या है? डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये चीज नहीं बोल पाएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि f ऑफ g इक्वल टू क्या g ऑफ f होगा, है ना, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? दोनों इक्वल नहीं है ना। इजीली देख सकते हो कि साइन ऑफ cos x और cos ऑफ sin x अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। इसी टाइप से कोई सा भी वो सेट बना के आपको दे सकता है। मान लो ये तो अभी तक हमने सिर्फ 2 फंक्शन के लिए किया, ठीक है। अगर मान लो उसने मुझे 3 फंक्शन दिया होता, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू साइन x, है ना, और hx इक्वल टू मान लो e टू द पावर x, ठीक है। और अगर वो आपसे ये पूछता कि h ऑफ g ऑफ f कैलकुलेट करो, क्लियर हो रहा है ना। हमें बोल रहा है कि फाइंड h ऑफ g ऑफ f, है ना। तो देखो h ऑफ g ऑफ fx को हम क्या लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? पहले f वाले अंदर में लगाओ, तो ये fx हो गया, ये वैल्यू किस में जाएगा? g में, तो ये gx हो गया, और ये कंप्लीट वैल्यू किस में जाएगा? hx में। क्लियर है? अब देखो एक एक वैल्यू आप पुट करते जाओ। पहले fx की वैल्यू हमें किस में पुट करनी है? gx में, है ना। तो देखो f ऑफ
सॉरी जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहां पे साइन एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्चुअली में क्या हो गई, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एच ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और h वाली वैल्यू में हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप से आप कितने भी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन भी दिया हुआ है तो भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको इससे ज्यादा फंक्शन वो कभी देगा नहीं, है ना। तो सिंपली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। इसी में एक और चीज है, जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि हमसे किसी ने एफ एक्स डिफाइन किया है, ठीक है। यहां पे मान लेता हूं मैं एफ एक्स हमें किसी ने डिफाइन किया है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको बेटर तरीके से क्लियर होगा। जैसे देखो कि अगर मैं यहां पे एफ एक्स ले रहा हूं, एफ एक्स किसी ने मुझे डिफाइन किया 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है। और gx एक फंक्शन डिफाइन है, gx एक फंक्शन डिफाइन है, वो क्या बोल रहा है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ठीक है। और ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन है, ये फंक्शन पहला वाला जो फंक्शन है वो हमारा डिफाइन है, ठीक है। वो डिफाइन किया हुआ है, उसके लिए आपको सोचना नहीं कि कैसे डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली में उसने वही वाला पार्ट लिया जहां पे वो हमारा डोमेन है ना। तो देखो डिनोमिनेटर की चीज 7/5 नहीं हो सकती है, तो ये 7/5 नहीं है। तो R2 G की वैल्यू, ये फंक्शन हमारा डिफाइन है R - 3/5, ठीक है। और ये जो दूसरा फंक्शन G है ये हमारा डिफाइन है R - 3/5 टू R - 7/5, ठीक है। ये वैल्यू मान लो उसने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्लियर है। अब देखो कि यहां पे दो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये f कैसे डिफाइन हुआ या क्या हुआ, ये चीज हमें गिवन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, अब हमें उसे एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f, ठीक है। तो ये दो चीज हमें डिफाइन करके बताना है उसे कि क्या होगा। तो देखो पहली चीज कि अगर हमें f ऑफ g निकालना है, ठीक है, तो f ऑफ gx अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, f gx के अंदर fx पुट कर देंगे, fx के अंदर gx पुट कर देंगे, है ना। और हमारा जो gx fx फंक्शन डिफाइन है ये वाला, ठीक है, इसमें x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, gx पुट करना है। तो देखो fx में जहां जहां पे x है उसके जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, gx पुट कर रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब ही यही होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको x की जगह पे gx पुट करना है कि नहीं। और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है 7 + 4x, देखो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना। तो देखो जहां पे x था उसके जगह पे मैंने ये चीजें पुट की, ठीक है। और प्लस में ये तो +4 पहले से था, डिवीजन में 5, और इस gx के जगह पे हम फिर से क्या पुट करेंगे, यही चीजें पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ठीक है। इस चीज को आप कैलकुलेट करके देखना, है ना। बस इसमें आपको करना क्या है कि अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और टर्म को सॉल्व करके देखना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करके देखो कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है ना। कर सकते हो, कर पाएंगे, है ना। तो यहां से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना एक बार कि ये चीज आ रहा है कि नहीं। वैसे ही मैं g ऑफ fx कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, g ऑफ fx कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा g ऑफ fx, यानी g वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है उसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगा,
एफ एक्स पुट करूंगा। दिख रहा है आपको, जहां जहां पे x है उसके जगह पे मैं एफ एक्स पुट कर दूंगा, है ना। तो यही मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन का। तो ये मैंने पुट किया। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको मैं यहां पे फिर से पुट करूंगा, ठीक है। तो देखो डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, और जो एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स हमारा क्या है, देखो एफ एक्स हमारा है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो यहां पे आप पुट करो 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और यहां पे भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। और फिर से हमें क्या मिल रही है, x मिल रही है। क्लियर है। आपको 11th में याद हो कि आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन बताया गया था, है ना। एक क्या बताया गया था, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो उसको मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना, और y इक्वल टू एक्स का जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना। क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब देखो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे भी हमें x मिला है, ठीक है, इस वाले में भी देखो हमें x मिला है और इस वाले में भी हमें x मिला है। अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि ये जो x आपको मिला है ये x किस सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये x जो है किस सेट को बिलोंग करेगा। इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं b बोल रहा हूं, इसको मैं, ये तो b हो गया और ये फिर से आपका a ही है, ठीक है। तो देखो जो हमारा आई है ना, तो आइडेंटिटी को हम कभी कभी किससे डिनोट करते हैं, यहां पे आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन को हम यहां पे आई से भी डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो जो हमारे पास फंक्शन है वहां पे हमने आपको डिफाइन करके बताया कि फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ कि पहला वाला जो एफ ऑफ जी वाला फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी वाला फंक्शन आपको जो मिला है वो किसको बिलोंग कर रहा है ना, एफ ऑफ जी वाला जो फंक्शन मिला है वो किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या बताओगे। तो जैसे आपको याद हो कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन होता है ना, और जी फंक्शन बी टू सी डिफाइन होता है ना, और इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और जी ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं, तो जी ऑफ एफ ही किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट होता है, और ये इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इस वाले में x किसको बिलोंग करता है, इस वाले में x किसको बिलोंग करता है, सेट A को बिलोंग करता है, याद होगा, है ना, क्योंकि हम ये x किस में पुट कर रहे हैं, f में पुट कर रहे हैं, है ना। और इस वाले में x किसको बिलोंग करेगा, इस वाले में x किसको बिलोंग करेगा, x B को बिलोंग करेगा, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको याद होगा, ठीक है। यहां पे देखो पहले वाले में जो हमारा f ऑफ g वाला फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ g वाला फंक्शन है, f ऑफ g वाले फंक्शन में जो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो वो x की वैल्यू आप वो किस सेट से बिलोंग करेगा, है ना। f ऑफ g वाले में जो आपका फंक्शन है वहां पे जो x है वो x आपका किस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है, बता पाओगे ये किस सेट से बिलोंग करेगा। यहां पे देखो ये जो gx है, ये gx हमने किस में पुट किया, x जो है वो किस में पुट किया, g में। तो g वाला फंक्शन देखो किसको बिलोंग कर रहा है, पहला वाला सेट b को। तो यहां पे जो ये i मिल रहा है, ये i भी क्या है, एक तरीके से आइडेंटिटी ही है ना, ये क्या है, आइडेंटिटी ही है। तो यहां जो ये x है ये किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू b है, और यहां जो x है ये किसको बिलोंग कर रहा होगा, सेट a को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कभी कभी इस टाइप से आ जाती है ना। अब इसी में हम इसको अगर किसी भी फंक्शन में x पुट करने पे, है ना, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर मान लो कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है इस टाइप का, ये g ऑफ एफ एक्स वाला टाइप का फंक्शन है, ठीक है,
तो कोई हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ना, इसी वाले एग्जांपल में ले लेता हूं फिर से कि देखो हमारा एक फंक्शन डिफाइन है a टू b में, जस्ट अभी जो एग्जांपल किया है, और g हमारा डिफाइन है b टू a में, ठीक है। और अगर आप इसका कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट करते हो, f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो फंक्शन fx और gx कुछ इस टाइप का हो सकता है कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, f ऑफ gx के इक्वल होती है ना, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिल जाए, x मिल जाए, है ना। और वैसे ही g ऑफ fx की वैल्यू में x पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx हो जाएगा। और g और x फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि आपको वो वैल्यू क्या मिल रही है, x के इक्वल मिल रही है, जैसे हमने यहां पे किया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एक्चुअली में क्या हो रही है, x के इक्वल मिल रही है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करने पे हमें x मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे जो f और g हमें दिया हुआ था वो एक्चुअली में क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। अब देखो अगर ये आइडेंटिटी है तो यहां पे जो ये वाला x है, ये x किसको बिलोंग कर रहा होगा, ये जो x है ये किसको बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, तो ये f ऑफ g हमें क्या मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ gx इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, x मिलेगा, क्लियर है। g ऑफ f इक्वल टू भी अगर आपको आइडेंटिटी मिलती है ना, यानी g ऑफ fx इक्वल टू अगर आपको x मिलता है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, i, है ना। f ऑफ g मतलब क्या हो गया, i। अब मुझे ये बताओ कि यहां जो i है, ये i एक्चुअली में किसको बिलोंग कर रहा होगा, है ना। सेट a को बिलोंग करेगा या सेट b को बिलोंग करेगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू x के ही इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों x जो है एक्चुअली में अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपने किस में वैल्यू पुट की थी, आपने g में वैल्यू पुट किया था, और g वाला फंक्शन क्या था, b। तो हम इसको क्या लिखते हैं, i ऑफ b, क्लियर है। ये क्या लिखते हैं, इसको हम i ऑफ b, और इसको हम क्या लिखेंगे, i ऑफ a, है ना। और यहां पे अगर साइड में लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, x बिलोंग टू b, और ये x बिलोंग टू a, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी का डेफिनेशन हो गया कि अगर आप कोई एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करते हो और अगर आपको x मिल जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। यहां पे अगर आप x यूज नहीं करोगे तो आपको i लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है। और यहां पे अगर आपको x के टर्म में लिखना है तो f ऑफ gx की वैल्यू को हम किसके इक्वल बताएंगे, f ऑफ gx की वैल्यू को हम x के इक्वल बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे x b को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये b को ही, यानी अगर आप यहां पे ये चीज देख सकते हो कि ये जो i b है और i, यहां पे जो आपका i b है और ये i a है, ये दोनों अलग अलग है ना। ये x और ये x यहां पे आपको दिख तो सेम रहा है, लेकिन एक्चुअली में दोनों क्या है, अलग अलग सेट का एलिमेंट है कि नहीं। दोनों जो है वो अलग अलग सेट का एलिमेंट है, इसलिए ये चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा ये चीज होता है, ठीक है। इसी में एक और चीज आता है, ठीक है, इसको आप लिख लो, इसका प्रूफ आपको बुक में दिया होगा, ठीक है। आप बुक से उसको रेफर कर लेना, कुछ पॉइंट्स हैं। इफ f and g are one function, if f and g are one function, then f of g और g of f, है ना, कुछ भी निकालो आप, ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, है ना। if f and g are onto function, in f and g are onto function, then f of g और g of f ये भी आपका क्या होगा, onto function ही होगा, ठीक है। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। रिवर्स वाला पार्ट जो है वो ट्रू नहीं होता है, सिर्फ इस टाइप से आप बोल सकते हो कि इफ f and g are 1
और ऑन टू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, ये भी क्या होगा 1 1 और ऑन टू ही होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका रिवर्स वाला प्रोसेस जो होता है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ट्रू भी हो सकता है, कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है ना। इसलिए हम इसको ऑलवेज ट्रू नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज का प्रूफ आप एक बार देख लेना, बुक में आपको इसका प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना एक बार, है ना। इसका जो प्रूफ है आपका एग्जाम्पल 18 एंड एग्जाम्पल 19, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको कभी कभी वो डायरेक्टली पूछ लेता है। जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, जहां पे वो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहां पे उसने क्या किया है, कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, क्लियर है। यहां पे उसने आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन कोई भी फंक्शन आपको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको डिफाइन नहीं किया है तो आपको जनरल टर्म में ही आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ वाला पार्ट आप अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना, है ना। किसी पार्ट में समझने में दिक्कत हो तो बोल देना, मैं फिर उसको यहां पे डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 18 और 19, इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इन दोनों क्वेश्चन में यही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो कि 1 1 और ऑन टू उसका कंपोजिट फंक्शन भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉल्स प्रूफ करना होता है किसी भी स्टेटमेंट को, तो आप एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 20 जो है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 20 जो है, ये इसका रिवर्स वाले पार्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस वाले ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के वो दे देता है, ठीक है। तो आप इस चीज को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। किसी पार्ट में दिक्कत हो समझने में कि ये कैसे हो रहा है तो पूछ लेना फिर कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप देखते रहो, खुद से करते रहो, है ना। क्योंकि ये एक्चुअली में प्रूफ है थ्योरम का, है ना। तो आपको थ्योरम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। डायरेक्टली इस पे बेस्ड वो सेम क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो आपको वो प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने सीखा कि किसी फंक्शन को कैसे हम कंपोजिट प्रूफ करते हैं, है ना। कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम 1 1 ऑन टू वगैरह चेक कर सकते हो आप, है ना, प्रूफ कर सकते हो। साथ ही साथ हमने बेसिकली ये देखा कि कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है ना। और कंपोजिट फंक्शन अगर हमें बनाना होगा किसी भी दो फंक्शन का, चाहे वो एलिमेंट्स के फॉर्मेट में दिया हो या फिर डायरेक्टली फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हो, तो वो चीज वो वहां पे आप करके देख सकते हो कि वो चीज वहां से निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसके आगे इसी कंपोजिट का ही एक और एक्सटेंशन है जो हमने जहां पे अभी आइडेंटिटी पे खत्म किया था, वहीं से हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इनवर्स के बारे में भी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो उसका ये बेसिक पार्ट है कि यहां से अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपको समझ में आया कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। तब तक के लिए आप ये 3 एग्जाम्पल देखो, ठीक है। और होमवर्क के लिए आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप ट्राई कर सकते हो। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और ये 3 एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझना है खुद से। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। एक्सरसाइज अप टू 1.2 तक, ठीक है, 1.2 तक आप कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1.2 तक, ठीक है, कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 आप लोग स्टार्ट कर दो। 3 क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम आगे यहां से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाय।